आधुनिक दुनिया को आकार देने वाले दार्शनिकों ने इसे समझा था। इतिहास के महान सेनापतियों, रणनीतिकारों और प्रभाव के वास्तुकारों ने इसे समझा। उन सभी ने एक ऐसी बात समझी जो एक औसत इंसान अभी भी नहीं समझ पाया है, कि आपकी भावना या तो आपका हथियार है या आपकी कमजोरी, इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं है। आज मैं आपको शांत बुद्धिमत्ता के सबसे गहरे सिद्धांतों से लिए गए 7 मानसिक बदलाव देने जा रहा हूं, जो यह बदल देंगे कि आपका दिमाग दबाव में, दूसरों की चालों के बीच और आपकी अपनी आंतरिक दुनिया के वजन के नीचे कैसे काम करता है। आप अपनी भावनाओं को खत्म नहीं करने जा रहे हैं, आप उन पर अपना अधिकार प्राप्त करने जा रहे हैं। पहला नियम, तूफान को छोटा करो, दिमाग को बड़ा करो। हर बार जब आप अपना आपा खोते हैं, थोड़ा सा भी, तो आप मूर्ख बन जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन उस समय में आपके और एक शांत व्यक्ति के बीच का मानसिक अंतर मापने योग्य, वास्तविक और बहुत बड़ा होता है। मस्तिष्क विज्ञान इस बारे में बहुत क्रूर है। जब आपकी भावनाओं का तंत्र तेजी से काम करता है, जब कोई बात उस नस को छू जाती है, जब भावनाओं का उफान आता है, तो आपके दिमाग का तार्किक हिस्सा धीमा नहीं होता, बल्कि वह शारीरिक रूप से बाहर धकेल दिया जाता है। ऊर्जा की दिशा बदल जाती है, सोचने वाले दिमाग की शक्ति कम कर दी जाती है, और प्रतिक्रियाशील दिमाग, जो प्राचीन काल से जीवित रहने के लिए बना है, वह नियंत्रण ले लेता है। यह कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ मशीन की बनावट है। लेकिन मशीनों के बारे में एक बात है, उन्हें फिर से सेट किया जा सकता है। ज्यादातर लोग उस चीज के साथ जीते हैं जिसे मैं बड़ी और चौड़ी भावनाओं का जाल कहता हूं। बड़े कारण, ऊंची लहरें और वापसी का लंबा समय। कुछ होता है, लहर आती है, यह बहुत विशाल होती है, यह सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, और फिर वे अगला घंटा या अगला दिन या अगला सप्ताह उस तबाही को साफ करने में बिता देते हैं जो लहर ने मचाई थी। भावनाओं को संकुचित करना छोटी लहरों का एक जानबूझकर और व्यवस्थित प्रशिक्षण है। लहर अभी भी आती है, आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई और इसका फैलाव सिकुड़ जाता है, और उस संकुचन के अंदर कुछ असाधारण होता है। सोचने की जगह, मानसिक स्थान और मानसिक क्षमता, जिसे वह उफान पहले खा जाया करता था। इसे असल में कैसे बनाया जाए, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर कोई करता है, वह यह है कि जब उफान पहले से ही बहुत विशाल होता है, तब वे संकोचन का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे तूफान में समंदर में फेंके जाने पर तैरना सीखना। आप इसे पहले शांत पानी में बनाते हैं। छोटी छोटी परेशानियों की तलाश शुरू करें। छोटी बातें, वह चीज जो आपको थोड़ा परेशान करती है, छोटी निराशा, थोड़ी सी बेसब्री, उनमें से हर एक चीज आपके अभ्यास का एक हिस्सा है। जब वह छोटा उफान आए तो रुक जाएं। कोई नाटकीय ठहराव नहीं, बस एक सांस लें। भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक पल की जगह बनाएं। वह एक पल खाली नहीं है, वह एक पल ही सब कुछ है। उस एक सेकंड में आपके दिमाग का सोचने वाला हिस्सा वापस खेल में आ सकता है। आपका सोचने वाला दिमाग वापस चालू हो जाता है, और इस उफान के यह तय करने के बजाय कि आगे क्या होगा, आप खुद तय करते हैं। छोटे पलों में ऐसा 50 बार करें और कुछ नया आकार ले लेगा। जब बड़ा पल आएगा, और वह जरूर आएगा, तो आपका तंत्रिका तंत्र पहले से ही एक लय में होगा। रुकने की आदत पहले से ही बन चुकी होगी। उफान अभी भी आएगा, लेकिन इसे एक ऐसा तंत्र मिलेगा जो जानता है कि इसके साथ क्या करना है। यहां असली बदलाव है। शांत रहना भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, यह उफान की ऊंचाई को काबू करने की महारत है। इतिहास के सबसे शांत लोग भावनात्मक रूप से सुन्न नहीं थे, वे आंतरिक रूप से भावनाओं से भरे हुए थे। वे गहराई से महसूस करते थे। उन्होंने बस भावनाओं की गहराई को अपनी प्रतिक्रिया का आकार तय करने से रोक दिया था। चाणक्य नीति के अनुसार शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता, और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती। इसीलिए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी बनना चाहिए, और भेड़ियों को डराने के लिए शेर। लोमड़ी वाला हिस्सा, वह हिस्सा जो जाल को पढ़ता है, उसके लिए एक शांत नजर की जरूरत होती है। एक शांत नजर के लिए एक संकुचित तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। आप भावनाओं के उफान में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते।
कम भावनात्मक शोर का मतलब है दिमाग की अधिक शक्ति। छोटी शुरुआत करें, लय बनाएं, अपने उफान पर नियंत्रण रखें। टिप्पणियों में इस दृढ़ संकल्प को लिखें, मैं खुद को समेटता हूं, मैं अपनी सोच का विस्तार करता हूं। दूसरा नियम, विचारों और घटनाओं को अलग करना। आइए, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जो आपका दिमाग हर दिन के हर पल आपकी अनुमति के बिना करता है। कुछ होता है, कुछ भी, किसी का आपको देखने का तरीका, एक खामोशी जो बहुत लंबी हो जाती है, एक अप्रत्याशित परिणाम, एक दरवाजा जो बंद हो जाता है, गलत लहजे में कहा गया एक शब्द, और इससे पहले कि वह चीज पूरी तरह से आप तक पहुंचे, इससे पहले कि जानकारी आनी पूरी हो, आपका दिमाग पहले ही कहानी लिख चुका होता है, पहले ही अर्थ निकाल चुका होता है, पहले ही तय कर चुका होता है कि यह आपके बारे में, उनके बारे में, दुनिया के बारे में, आपके भविष्य के बारे में क्या कहता है। यह सब पलक झपकते ही हो जाता है। और जब तक आपका सचेत दिमाग इसे समझता है, कहानी एक सच्चाई जैसी लगने लगती है। यह भावनात्मक समझ नहीं है, यह भावनाओं का अपने आप शब्दों को पूरा कर देना है। आपका दिमाग अधूरी जानकारी लेता है और खाली जगह को आपके अतीत, आपके घावों, आपके डर और हर उस पिछले पल से भर देता है जो इसके जैसा महसूस हुआ था। और फिर यह आपको पूरी कहानी सौंप देता है, जैसे कि उसे यह कहीं से मिली हो, उसने इसे खुद न बनाया हो। यह जाल अदृश्य है क्योंकि कहानी हमेशा सच लगती है, खासकर जब वह नकारात्मक होती है, खासकर जब वह उस बात की पुष्टि करती है जो आप पहले से ही चुपचाप अपने या दुनिया के बारे में मानते हैं। संज्ञानात्मक अलगाव उस स्वचालित प्रक्रिया को हर बार जानबूझकर और अपने हाथों से तोड़ने का अभ्यास है। सिद्धांत सरल है, घटना और उसकी व्याख्या दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। घटना के अपने प्रमाण होते हैं, यह इस समय, इस स्थान पर इन स्पष्ट तथ्यों के साथ हुआ था। व्याख्या एक निर्माण है, आपका अपना निर्माण, और किसी भी निर्माण की तरह आप यह चुन सकते हैं कि जब तक आपके पास बेहतर सामग्री न हो तब तक आप इसका निर्माण न करें। जब कुछ ऐसा होता है जो आपके भावनात्मक तंत्र को सक्रिय करता है, तो सिर्फ तथ्यों पर रुकें। सिर्फ तथ्य जो वास्तव में और स्पष्ट रूप से हुआ, वह नहीं जो इसका मतलब है, वह नहीं जो यह कहता है, वह नहीं जो यह दर्शाता है, बल्कि सबसे साधारण और तटस्थ भाषा में जो हुआ, बस वही। एक बार जब आपके पास तथ्य आ जाएं, तो व्याख्या करने में जल्दबाजी न करें। इसके बजाय पूछें कि इसी एक तथ्य के लिए और क्या स्पष्टीकरण हो सकते हैं। खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए नहीं, कठिन सच्चाइयों से बचने के लिए नहीं, बल्कि सटीक बने रहने के लिए। क्योंकि आपकी पहली व्याख्या, जिसे आपका दिमाग स्वतः उत्पन्न करता है, वह शायद ही कभी सबसे सटीक होती है। यह सबसे तेज होती है। तेज और सटीक दोनों एक बात नहीं है, दूर दूर तक नहीं। दूसरा सवाल जो आप खुद से पूछने की आदत डालते हैं वह यह है, यहां असल में कौन से कारण काम कर रहे हैं। यह नहीं कि मेरे बारे में इसका क्या मतलब है। यह सवाल एक जाल है। यह एक जटिल बाहरी स्थिति को आपके मूल्य, आपकी क्षमता और आपके जीवन की दिशा के बारे में एक व्यक्तिगत फैसले में बदल देता है। यह जानकारी को निर्णय में बदल देता है। कौन से कारण काम कर रहे हैं? यह सवाल आपको स्थिति का विश्लेषण करने के खांचे में रखता है। यह स्थिति को डरने वाले आईने के बजाय समझने के लिए एक प्रणाली के रूप में देखता है। यहीं से असल में शांत बुद्धिमत्ता का निर्माण शुरू होता है। बड़े रणनीतिक कदमों में नहीं, कुछ ना पर आ जा था। एक बीजेपी ठीक यहीं इस छोटे से पल में, घटना और व्याख्या के बीच की उस जगह में जहां ज्यादातर लोग स्वतः ही गिर जाते हैं और जहां प्रशिक्षित दिमाग खड़े होकर देखने का विकल्प चुनता है। जब आप लगातार इस अलगाव का अभ्यास करते हैं, तो आप अपनी ही कहानी बनाने वाली मशीन की दया पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। आप स्थितियों को उस व्यक्ति की स्पष्टता के साथ देखना शुरू करते हैं जो पहले कभी उस कहानी में उलझा ही नहीं था। और वह स्पष्टता किसी भी अन्य मानसिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है जिसे आप बना सकते हैं। तीसरा नियम, परिणामों की परतें समझना, एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता है जो परिणाम तय करने वाले लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो केवल उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है,
यह हुनर नहीं है, यह आम अर्थों में अनुभव भी नहीं है। यह समय को आगे दौड़ाकर देखने की क्षमता है, एक ही निर्णय बिंदु को लेना और उसका पालन करना, केवल इस बात के लिए नहीं कि आगे क्या होगा, बल्कि इस बात के लिए कि वह क्या बनाता है और उसके बाद क्या होता है। कम से कम 3 परतें, कभी 5, कभी और भी अधिक। एक औसत दिमाग पहली परत में रहता है। कुछ होता है, वे प्रतिक्रिया देते हैं। यह प्रतिक्रिया इस बात से तय होती है कि क्या सही लगता है, क्या संतोषजनक लगता है, जो उस पल के दबाव से तुरंत राहत देता है। पहली परत की सोच एक आम आदत है, और इस साधारण सोच के साथ समस्या यह है कि यह औसत स्थितियों के लिए बनाई गई है, उन स्थितियों के लिए नहीं जो वास्तव में आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। परिणामों की परत बनाना कोई भी कदम उठाने से पहले परिणामों की इस पूरी श्रृंखला को जानबूझकर चलाने की आदत है। पहली परत, मेरे यह कदम उठाने के तुरंत बाद क्या होगा। दूसरी परत, आने वाले छोटे से समय में इससे क्या निर्माण होगा। तीसरी परत, यह किस तरह की दिशा तय करेगा और समय के साथ यह दिशा किन चीजों को आकर्षित या दूर करेगी। तीसरी परत वह है जहां लगभग हर कोई अंधा है, क्योंकि तीसरी परत उस पल के निर्णय से जुड़ी हुई महसूस नहीं होती। कारण की श्रृंखला हमारी सहज वृत्ति द्वारा पता लगाने के लिए बहुत लंबी होती है, लेकिन यह वास्तविक है और यह बहुत क्रूर है। भावनात्मक दबाव के क्षण में आप जो निर्णय लेते हैं वह सिर्फ उस पल तक सीमित नहीं है। यह एक संकेत है, यह एक पैटर्न है, यह एक मिसाल है जो आपका तंत्रिका तंत्र सेट करता है और एक मिसाल जिसे आपके आसपास की दुनिया रिकॉर्ड करती है। तीसरी परत वह जगह है जहां आप पहली परत के शॉर्टकट की कीमत चुकाते हैं, कभी महीनों बाद, कभी सालों बाद, ऐसे तरीकों से जो असंबंधित लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। यहां इसका अभ्यास है। भावनात्मक दबाव में किए गए किसी भी निर्णय से पहले इस पूरी श्रृंखला को चुपचाप दिमाग में चलाएं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आगे क्या होगा, और फिर क्या, और उसके बाद क्या। इसमें 30 सेकंड लगते हैं, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता, और यह उन निर्णयों को पकड़ लेता है जो पहली परत में सही लगते हैं, लेकिन आपके उन्हें लेने से पहले ही तीसरी परत में कुछ नष्ट कर देते हैं। एक रणनीतिक देरी, एक ठहराव, एक प्रतीक्षा। जल्दबाजी करने से इनकार करना कोई हिचकिचाहट नहीं है। किसी को भी आपको यह समझाने न दें कि तेजी से आगे बढ़ना हमेशा ताकत होती है। भावनात्मक दबाव में तेजी से कदम उठाना ही वह तरीका है जिससे बहुत बुद्धिमान लोग भी विनाशकारी चुनाव करते हैं। रणनीतिक देरी एक हथियार है। यह आपको स्थिति की परतों को समझने का समय देता है। यह स्थिति को और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, जो हमेशा अधिक जानकारी प्रकट करता है, और यह उन सभी को एक संकेत देता है जो देख रहे हैं कि यह इंसान किसी अचानक आई भावना के बहकावे में कदम नहीं उठाता। अकेला यही संकेत बदल देता है कि लोग आपसे कैसे पेश आते हैं। चाणक्य के अनुसार जो कोई भी लगातार सफलता चाहता है उसे समय के साथ अपना व्यवहार बदलना चाहिए। यह सबसे जरूरी शब्द है, चाहत। न कि प्रतिक्रिया देना, न कि ठोकर खाना, बल्कि चाहत, इरादा और पूरी योजना। आप अपने परिणामों को आकार नहीं दे सकते यदि आप हर पल सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। परिणामों की परतें देखना ही वह तरीका है जिससे आप प्रतिक्रिया से निकलकर एक ठोस योजना की ओर बढ़ते हैं, एक पूरी योजना की ओर बढ़ते हैं। शांत बुद्धिमत्ता समय की परतों में सोचती है, छोटे पलों में नहीं। वह व्यक्ति जो तीसरी परत को देखने के लिए इतनी देर तक बेचैनी को रोक सकता है, वह हमेशा उस व्यक्ति की तुलना में बेहतर रास्ता निकालेगा जो पहले ही पल में भावनाओं के आवेश में आगे बढ़ गया था। चौथा नियम, शब्दों को सुनना बंद करें और उसके पीछे की बनावट को देखना शुरू करें। ज्यादातर लोग सुनते हैं, वे जो कहा जाता है उस पर विचार करते हैं। वे उस बात पर प्रतिक्रिया करते हैं जो उनके सामने रखी जाती है, और वे लगभग हर उस चीज को देखने से चूक जाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, क्योंकि हर बातचीत के नीचे, हर रिश्ते के नीचे, हर तनाव, ऊर्जा में, हर अचानक आए बदलाव के नीचे एक ढांचा होता है, ताकतों का एक समूह जिसका कोई नाम नहीं लेता, लेकिन हर कोई उसे महसूस कर रहा होता है। फायदे,
रुतबा, डर, महत्वाकांक्षा, कमी, समय, इतिहास और दबाव बनाने की ताकत। यही ताकतें सतह पर होने वाली हर चीज को आकार देती हैं। शब्द सिर्फ लहरें हैं, जबकि यह ढांचा समंदर का तल है। इस ढांचे को देखने की क्षमता वह प्रशिक्षित समझ है जिससे आप समंदर की गहराई देख पाते हैं, जबकि दूसरे केवल लहरें देख रहे होते हैं। जब कोई आपको चुनौती देता है, जब कोई अचानक अपना रुख बदल लेता है, जब कोई अपनापन दिखाने वाला अचानक रूखा हो जाता है, जब कोई समझौता अप्रत्याशित रूप से टूट जाता है, तो एक अप्रशिक्षित दिमाग पूछता है, मैंने क्या किया? यह अंदर की ओर मुड़ता है, यह अपनी व्यक्तिगत गलती खोजता है, यह स्थिति को भावनाओं का खेल बना देता है। ढांचे को देखने वाला एक प्रशिक्षित दिमाग पूछता है कि इस प्रणाली में क्या बदला है, उनके फायदों में क्या बदलाव आया, कौन सा नया खतरा सामने आया। डेसिनिस्ट, उन्हें कौन सी नई जानकारी मिली जिसने उनके पूरे हिसाब किताब को बदल दिया। वे जिस चीज की रक्षा कर रहे हैं या उसका पीछा कर रहे हैं, उस बड़ी तस्वीर में यह पल कहां बैठता है। ये सवाल निराशाजनक नहीं है, ये बिल्कुल सटीक सवाल हैं। वे लोगों को अतार्किक नहीं, बल्कि उन ताकतों के तहत काम करने वाले तार्किक इंसानों के रूप में देखते हैं जो अक्सर खुद उन्हें दिखाई नहीं देती हैं। उन ताकतों को समझना आपको चालाक या धोखेबाज नहीं बनाता, यह आपको एकदम सटीक बनाता है। एक बार जब यह ढांचागत समझ बन जाती है, तो यह असल में कैसी महसूस होती है, आइए देखते हैं। आप एक कमरे में जाते हैं और आप लोगों की स्थिति को पढ़ते हैं, उनके चेहरों को नहीं। यहां किसे कुछ साबित करना है, कौन अभाव की मानसिकता से काम कर रहा है, किसके पास दबाव बनाने की ऐसी ताकत है जो उसने अभी तक नहीं दिखाई है, कौन अपने डर को छिपाने के लिए आत्मविश्वास का नाटक कर रहा है। बातचीत का विषय दूसरे स्थान पर आ जाता है, लगभग उस भाषा के उपशीर्षक की तरह जिसे आप पहले से समझते हैं, जो उस वास्तविक जानकारी के नीचे चल रहा होता है जिसे आप ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों के बदलने से आश्चर्यचकित होना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप उनके फायदे और इरादों को देख रहे थे, या आप दोस्ती को नहीं। आप उकसावे से विचलित होना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वे किस चीज से जुड़े हैं और वे सतह की चुनौती के नीचे वास्तव में क्या मांग रहे हैं। हर महत्वपूर्ण बातचीत में इसका अभ्यास करें। बात का जवाब देने से पहले 3 सवाल दिमाग में चलाएं। इस समय इस व्यक्ति को किस चीज की रक्षा करने की आवश्यकता है, उन्हें क्या हासिल करने की जरूरत है, इस पल में मैं उनके लिए क्या साबित हो रहा हूं। एक संसाधन, एक खतरा, एक दोस्त या एक बाधा। उन 3 सवालों के जवाब दें और वे जो कहते हैं उसका अर्थ एक नक्शा बन जाएगा, भूल भुलैया नहीं। आपको पता होगा कि आप कहां हैं। आप जानते हैं कि वास्तव में किस बात पर बातचीत हो रही है और आप वास्तविक चीज का जवाब दे सकते हैं, न कि उसके दिखाई देने वाले सतह का। शांत दिखें, ढांचे का अध्ययन करें और रणनीति के साथ कदम बढ़ाएं। 5वां नियम, 72 घंटे तक तटस्थ रहने का अभ्यास। 72 घंटों के लिए आप हर भावनात्मक रूप से भरे हुए निर्णय पर एक ही नियम लागू करते हैं, यह इंतजार करेगा। कुछ भी जो ऐसा लगता है कि इसे अभी हल किया जाना चाहिए, वह इंतजार करेगा। कुछ भी जो आपके सीने में जल्दबाजी की भावना पैदा करता है, वह इंतजार करेगा। कोई भी चीज जिसे आपका प्रतिक्रियाशील दिमाग एक संकट मानता है, आपके कदम उठाने से पहले कम से कम एक पल, एक सांस, एक जानबूझकर ठहराव के लिए इंतजार करेगी। आप इससे मुंह नहीं फेर रहे हैं, आप इससे बच नहीं रहे हैं, आप एक परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षण का सवाल यह है, क्या यह जल्दबाजी वास्तविक है या यह मेरी भावनात्मक स्थिति द्वारा बनाई गई है। वास्तविक जल्दबाजी बाहरी और स्पष्ट होती है। इमारत में आग लगी है, कोई खतरे में है, आपके तंत्रिका तंत्र के बाहर की शक्तियों द्वारा समय पर कार्रवाई की आवश्यकता है, यह वास्तविक जल्दबाजी है, उस पर प्रतिक्रिया दें। लेकिन आपका दिमाग जिसे जरूरी बताता है, उसमें से ज्यादातर बातें ऐसी नहीं होती। उनमें से ज्यादातर भावनात्मक दबाव होता है जो समय के दबाव का नाटक कर रहा होता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता, क्योंकि प्रतिक्रिया न देना असहनीय लगता है। किसी चीज को अभी हल करने का दबाव, क्योंकि अनिश्चितता के साथ बैठना
असहज होता है। कार्रवाई करने की भावना, क्योंकि कार्रवाई करना नियंत्रण जैसा लगता है, भले ही वह न हो। यह बनावटी जल्दबाजी है, और इस बनावटी जल्दबाजी से ही प्रतिक्रियाशील दिमाग दूसरों की चालों का शिकार बनते हैं। इन 72 घंटों के दौरान अभ्यास की दूसरी परत बिना भावनाओं को दबाए केवल उनका अवलोकन करना है। यह वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। आप ऐसा नहीं है कि कुछ महसूस न करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भावनाओं को नीचे धकेलने, उसे खत्म करने या वैराग्य का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब भावनात्मक उफान आए तो उसे आने दें, उसे महसूस करें। ध्यान दें कि यह आपके शरीर में बिल्कुल कहाँ असर कर रहा है। उसके बाद आने वाले विचार पर ध्यान दें, उस कहानी पर ध्यान दें जो आपका दिमाग इससे जोड़ना चाहता है, और फिर उसकी बात मत मानिए। बिना आज्ञा माने केवल अवलोकन करना, यह अंतर ही सब कुछ है। आप वह भावना नहीं हैं। आप भावना के पीछे की वह चीज हैं जो उसे वहां से गुजरते हुए देख रही है। जब आप उस दर्शक की स्थिति में खड़े होने का अभ्यास करते हैं, सिग्नल को तुरंत व्यवहार में बदले बिना उसे प्राप्त करते हैं, तो आपके दिमाग की संरचना में कुछ बदलना शुरू हो जाता है। भावना एक आदेश की तरह महसूस होना बंद हो जाती है। यह जानकारी की तरह लगने लगती है, और जानकारी का मूल्यांकन किया जा सकता है, तौला जा सकता है, एक तरफ रखा जा सकता है, काम की होने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और काम की न होने पर खारिज किया जा सकता है। चाणक्य ने एक बार कहा था कि धोखेबाज को धोखा देना दोहरा आनंद है। आपके जीवन में पहला धोखेबाज कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। यह आपका अपना प्रतिक्रियाशील दिमाग है, वह हिस्सा जो आपको विश्वास दिलाता है कि जल्दबाजी वास्तविक है, कि तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक है, कि आपकी पहली व्याख्या सटीक है। जब आप इसे पारदर्शी रूप से देखना सीख जाते हैं, जब आप अपनी ही प्रतिक्रियाओं को उनके नियंत्रण में आए बिना देख सकते हैं, तो आपने उस सबसे बड़े धोखेबाज को मात दे दी है जिसका आप कभी सामना करेंगे। 72 घंटों के बाद ज्यादातर लोग एक ही बात बताते हैं। यह नहीं कि भावनाएं गायब हो गईं, बल्कि भावना से व्यवहार में स्वचालित परिवर्तन, वह रास्ता जो बिना किसी सलाह के चलता था, उसने एक वाल्व, एक ठहराव बिंदु, एक ऐसी जगह विकसित कर ली है जहां आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। वह वाल्व भावनात्मक रूप से आज्ञा न मानना है, और एक बार स्थापित होने के बाद यह कभी नहीं जाता। इस दृढ़ संकल्प को टिप्पणियों में लिखें। मैं महसूस करता हूं और फिर मैं चुनाव करता हूं। छठा नियम, रणनीतिक प्रभाव का ढांचा। अब बाहरी खेल की बारी है। आप अभी तक आंतरिक ढांचा बना रहे थे। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि वह ढांचा दुनिया में कैसे काम करता है। ज्यादातर लोग समस्याओं पर सीधा बल प्रयोग करते हैं, सीधा और सामने का बल। वे विरोध देखते हैं, वे धक्का देते हैं, वे एक बंद रास्ता देखते हैं, वे और जोर से धक्का देते हैं, वे एक संघर्ष देखते हैं, वे उसमें सीधे सिर के बल कूद जाते हैं। यह स्वाभाविक लगता है, लेकिन यह लगभग हमेशा अप्रभावी भी होता है। बल का सामना विरोधी बल से होता है। आप जितना जोर से धक्का देते हैं, विरोध उतना ही अधिक संगठित हो जाता है। और अगर विरोध ढांचागत है, अगर समस्या केवल सतह की बाधा नहीं है बल्कि एक गहरी गतिशीलता है, तो सीधा बल चाहे जितना भी हो उसे हल नहीं कर सकता। आप किसी ऐसी चीज के खिलाफ दबाव डालते हुए खुद को थका देंगे जो आपके दबाव के पीछे से फिर से खड़ी हो जाती है। रणनीतिक प्रभाव का यह ढांचा खेल को पूरी तरह से बदलने का अभ्यास है। दिखने वाली समस्या पर हमला करने के बजाय उसके नीचे के ढांचागत बिंदु का पता लगाएं। वह जगह जहां कम से कम प्रयास सबसे बड़ा बदलाव लाता है। वह कोण जहां सिस्टम की अपनी संरचना आपके पक्ष में काम करती है। नेटवर्क में वह केंद्र जहां एक सही चाल बाकी सभी चीजों के लिए स्थितियां बदल देती है। हर स्थिति में ये बिंदु होते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें कभी नहीं खोज पाते क्योंकि वे सतह पर धक्का देने में बहुत व्यस्त होते हैं। यहां उन्हें देखने का तरीका बताया गया है। जब आप किसी भी प्रकार के विरोध का सामना करते हैं तो रुक जाएं, अभी धक्का न दें। पूछें, यह विरोध किस चीज की रक्षा कर रहा है? क्योंकि विरोध लगभग कभी भी बिना कारण के नहीं होता। यह मौजूद है क्योंकि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे सतह के नीचे की किसी चीज को खतरा है। किसी चीज का स्थिर रहना,
सुरक्षित रहना, अपनी वर्तमान स्थिति में रहना आवश्यक है। उस चीज को पहचानें। एक बार जब आप देख लेते हैं कि विरोध किस चीज की रक्षा कर रहा है, तो आपके हाथों में वास्तविक समस्या होती है, उसका लक्षण नहीं। और अक्सर वास्तविक समस्या बिना विरोध का सीधे सामना किए ही हल करने योग्य होती है। आप उस चीज का समाधान करते हैं जिसकी विरोध रक्षा कर रहा है, और विरोध अपना उद्देश्य खोकर अपने आप ही खत्म हो जाता है। यह न्यूनतम प्रयास और अधिकतम परिणाम का सिद्धांत है। यह कम काम करने के बारे में नहीं है, यह सही जगह पर सही काम करने के बारे में है। एक शिल्पकार पत्थर को तोड़कर उसे आकार नहीं देता, वह उसकी बनावट को खोजता है और उसी के अनुसार काम करता है। ढांचा ही अपना काम करता है। आप बस वहां बल लगाते हैं जहां ढांचा पहले से ही इसकी मांग कर रहा होता है। चाणक्य जैसी शांत बुद्धिमत्ता यहां काम आती है। नाटकीय टकरावों में नहीं, ताकत के दिखावे में नहीं, बल्कि उस कोण की शांत और सटीक पहचान करने में जो बल को अनावश्यक बना देती है। यह निष्क्रियता नहीं है, यह चीजों से बचना नहीं है। यह बुद्धिमत्ता है जिसे सतह के स्तर के बजाय ढांचे के स्तर पर लागू किया जाता है। और जब आप इस तरह से काम करते हैं तो इसके परिणाम हमेशा दिखाई देने वाले प्रयास से कहीं अधिक होते हैं, जो देखने वाले किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल वैसा ही लगना चाहिए। 7वां नियम, मानसिक कीमत चुकाना। अब वह हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, वह हिस्सा जो वास्तव में इस बदलाव से गुजरने वाले लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो इसे केवल बुद्धि से समझते हैं और फिर चुपचाप अपने पुराने और जाने पहचाने रास्तों पर लौट जाते हैं। जब आप वह बनाते हैं जो हमने इस वीडियो में बनाया है, तो आपके अंदर कुछ ऐसा बदलता है जो पूरी तरह से आरामदायक नहीं होता है, और आपको इसके आने से पहले इसके बारे में जानना होगा, बाद में नहीं। यहां बताया गया है कि वास्तव में क्या होता है। आपकी समझ और नजरिया तेज हो जाता है। आप स्थितियों को उस परत पर पढ़ना शुरू कर देते हैं जहां आपके आसपास के ज्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते। ढांचे की गतिशीलता दिखाई देने लगती है। दूसरे लोगों की बातों में उनकी बनावटी जल्दबाजी साफ नजर आने लगती है। वे स्वचालित कहानियां जो ज्यादातर इंसानों के व्यवहार को चलाती हैं, ऐसी कहानियां जो लोग पूरी तरह से अनजाने में अपने दिमाग में चला रहे होते हैं, आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और उस समझ के साथ एक विशेष प्रकार का अकेलापन आता है। प्यार न मिलने या अवांछित होने का अकेलापन नहीं, एक ऐसे कमरे में होने का अकेलापन जहां आप उस गहराई पर सोच और समझ रहे हैं जिस गहराई पर कमरे में और कोई नहीं है, जहां आप तीसरी परत का विश्लेषण कर रहे हैं जबकि बातचीत अभी भी पहली परत पर है, जहां आप एक ऐसी स्थिति में 3 चाल आगे देख सकते हैं जिसे दूसरे लोग केवल 1 चाल वाला मान रहे हैं। आपकी समझ और आपके आसपास के ज्यादातर लोगों की समझ के बीच का वह अंतर एक तरह की आंतरिक खामोशी और दूरी पैदा करता है। यह दूसरों से महान होने जैसा महसूस नहीं होता। यह बात समझाने में होने वाली कठिनाई जैसा लगता है, जैसे किसी ऐसी भाषा में तेज होना जिसे कमरे में कोई और नहीं बोलता है। यह संज्ञानात्मक अलगाव है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अधिकांश ढांचे इसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अधिकांश ढांचे वास्तव में इस गहराई का निर्माण नहीं कर रहे हैं। वे केवल अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखाते हैं। प्रदर्शन करना समाज के लिए होता है। हम जो बना रहे हैं वह आंतरिक है, और आंतरिक विकास की एक कीमत होती है। यह अकेलापन है, और भी बहुत कुछ है। जब आप सामाजिक स्वीकृति के लिए भावनाओं का प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं, जब आप स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं ताकि लोगों को आपको पढ़ने में आसानी महसूस हो, तो कुछ लोग आपके इस नए रूप से परेशान हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि आप रुखे या निर्दयी हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप कम समझ आने वाले हो गए हैं, और इंसान उन चीजों से गहराई से असहज होते हैं जिन्हें वे पढ़ नहीं सकते। कुछ रिश्ते फिर से बनेंगे, कुछ टूट जाएंगे। वे जो आपके पुराने स्वभाव, आपकी प्रतिक्रियाओं और आपके पुराने ढर्रे पर बने थे, वे शायद इस नए बदलाव से बच नहीं पाएंगे, और वह एक वास्तविक नुकसान है, कोई किताबी नहीं। लेकिन यहां इसे देखने का नजरिया है, और यह मायने रखता है। यह मानसिक अलगाव हमेशा के लिए नहीं है, यह आपके अलग अलग रूपों के बीच का अंतर है।
आप जैसे काम कर रहे थे और आप जो बनने का अभ्यास कर रहे हैं, उसके बीच का पुल। इस पुल पर सब कुछ अपरिचित लगता है, क्योंकि वह है, आपने एक कमरा छोड़ दिया है और अभी तक पूरी तरह से दूसरे में नहीं पहुंचे हैं। वह बीच की जगह परिभाषा के अनुसार ही असहज है। यह कोई संकेत नहीं है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि आप वास्तव में कहीं जा रहे हैं। आपकी जब यह नया ढांचा स्थिर हो जाता है, जब संकुचन, अलगाव, परिणामों की परतें और ढांचागत समझ मेहनत के बजाय आपकी आदत बन जाते हैं, तो यह अलगाव आपकी समझ को कम करके नहीं, बल्कि आपके स्तर को खोजकर हल हो जाता है, उन लोगों की ओर आकर्षित होकर जो इस गहराई पर काम करते हैं, उन स्थितियों की ओर जहां यह ढांचा एक खाई के बजाय एक फायदा है। अकेलापन नुकसान नहीं है, यह एक बदलाव है। इसके बीच से चलें। अगर इसने आपके अंदर किसी वास्तविकता को छुआ है, अगर आपने इसे देखते समय उस बदलाव को महसूस किया है, तो इसे नजरअंदाज न करें। वीडियो को पसंद करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है। अगर आप और गहराई में जाने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब करें। हम यहां सतह के स्तर की प्रेरणा नहीं देते हैं, हम बताते हैं कि दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है और इस पर नियंत्रण कैसे करना है। आप जहां हैं और आप जहां हो सकते हैं, उसके बीच का अंतर हुनर नहीं है, यह समय नहीं है, यह किस्मत भी नहीं है। यह वह है कि क्या आप अपने दिमाग पर शासन कर रहे हैं या क्या आपका दिमाग आप पर शासन कर रहा है। आप पहले से ही जानते हैं कि आप किसे चुन रहे हैं। नमस्ते योद्धाओं। आपको लगता है कि अभी सब कुछ आपके नियंत्रण में है। आपको लगता है कि आप जो निर्णय लेते हैं, जिस तरह से आप कदम उठाते हैं, जिस तरह से आप चीजों पर प्रतिक्रिया देते हैं, आपको लगता है कि यह आपकी पसंद है। ऐसा नहीं है। आपका एक हिस्सा ऐसा है जो बिना सोचे समझे अपने आप चल रहा है। एक ऐसा हिस्सा जो विचार बनने से पहले ही भड़क जाता है, जो दिमाग के समझने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देता है, जो हर एक दिन काम करता है, किसी इरादे से नहीं, बल्कि उस अदृश्य जाल से जो आपके सवाल पूछने की उम्र से बहुत पहले ही आपके अंदर फिट कर दिया गया था। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप इसे होते हुए नहीं देख सकते। यही तो पूरी माया है। और दुनिया ने आपसे कहा कि यह ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। दुनिया ने आपसे कहा कि यह स्वस्थ होने की निशानी है। इसने आपसे कहा कि सब कुछ महसूस करो, सब कुछ व्यक्त करो, सब बाहर निकाल दो, सच्चे बनो, स्पष्ट बनो, खुले रहो। आपकी भावनाओं की दुनिया जितनी शोरगुल वाली होगी, आथी एलाइन, उन्होंने कहा कि आप उतने ही अधिक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान हैं। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो आपको कोई नहीं बताता। अगर भावनात्मक समझ इतनी ही शक्तिशाली है, तो अपनी भावनाएं सबसे ज्यादा जताने वाले लोग हमेशा क्यों हारते रहते हैं? सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देने वाले लोग क्यों हमेशा दूसरों की चालों में मात खा जाते हैं? वह इंसान जो कभी नहीं घबराता, कभी जल्दबाजी नहीं करता, कभी अपने पत्ते नहीं खोलता, वह इंसान लगभग हमेशा क्यों जीतता है? क्योंकि दुनिया ने आपको जिसे भावनात्मक समझ कहकर बेचा है, वह असल में भावनाओं का प्रदर्शन है। और ऐसे लोगों से भरी दुनिया में जो आपको पढ़ना जानते हैं, वहां अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करना सबसे खतरनाक चीज है जो आप कर सकते हैं। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, सच में प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप किसी को अपने दिमाग का पूरा नक्शा सौंप देते हैं। आप उन्हें अपनी कमजोरियां दिखाते हैं, आप उन्हें अपना डर दिखाते हैं, आप उन्हें दिखाते हैं कि कहां चोट करनी है। और कुछ लोग, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, उस नक्शे का इस्तेमाल आपको ठीक वहीं मोड़ने के लिए करेंगे जहां वे आपको ले जाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, सबसे शक्तिशाली भावनात्मक स्थिति खुलापन नहीं है, यह अपनी भेद्यता दिखाना नहीं है, और यह उस तरह की सहानुभूति भी नहीं जिसका अभ्यास ज्यादातर लोग करते हैं। यह शासन है। आप क्या महसूस करते हैं, उसे कब दिखाते हैं, और इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इसका पूरी तरह से सटीक और आंतरिक नियंत्रण। चाणक्य ने सदियों पहले इस बात को समझ लिया था।